हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा जो कि आपका यूपी कांस्टेबल के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन दिया है आपको कि देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सरकार ने पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो स्वास्थ्य व शिक्षा को कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च हुए। स्वास्थ्य और शिक्षा को, देखिए स्वास्थ्य का कितना डिग्री दे रखा है, स्वास्थ्य का दे रखा है 54 डिग्री, ठीक है। और शिक्षा दे रखा है 10%। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा गोला होता है, पूरा सर्कल जो होता है वो डिग्री में 360 डिग्री के बराबर होता है और परसेंटेज में 100% के बराबर होता है, ठीक है। परसेंटेज में 100% के बराबर होता है और डिग्री में 360 डिग्री के बराबर होता है। यदि मैं 54 डिग्री को परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ तो 54 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, कितने परसेंट के बराबर आएगा। तो 360 डिग्री 100% के बराबर है, तो 54 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होगा, 100/360 गुणा 54, ठीक है। और 18 से कटेगा, 18 दूनी 36, 20 बार, और 18 से कटेगा 3 बार, 20 पंजे 100, 5 या 15, यानी 15% के बराबर निकल के आएगा। कौन सा, स्वास्थ्य वाला। स्वास्थ्य वाला जो 54 डिग्री है कौन बनना है, वो परसेंटेज में कितने के बराबर है, तो 15% के बराबर है, ठीक है। आपसे पूछा किसका है, स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को मिला के यदि हम परसेंटेज में बात करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा। शिक्षा आपका 10% है, स्वास्थ्य आपका 15% निकल के आया है, कुल मिला कितना हो गया आपका 25%। यानी स्वास्थ्य और शिक्षा पे दोनों पे मिला के जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25% खर्चा हो रहा है। कितने का, टोटल का 25%। टोटल कितना है, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का 25% निकाल देंगे, कितना आएगा, तो 1 लाख करोड़ का 25% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ रुपए आपको निकल के आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे दो भी इसी पर आधारित है। पूछा कि स्वास्थ्य पर खर्च कुल खर्च का कितना परसेंट है। स्वास्थ्य पर जो खर्चा हुआ है वो कुल खर्च का कितना परसेंट है, तो अभी आपने निकाला था कि स्वास्थ्य पर जो खर्चा हुआ है 54 डिग्री, वो परसेंटेज में कितने के बराबर है, तो 15% के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग का जो अंतर होना चाहिए वो दोनों का या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, 11 गुणज से चेक करते हैं। तो देखिए विषम स्थान देखते हैं, 4 और 3 7, 7 और 1 8। विषम स्थान के अंकों का योग कितना हुआ, 8 हुआ। अब सम स्थान वाले अंक चेक कर लीजिए, 2 और 6 8, दोनों का अंतर कितना हो गया, 0। इसका मतलब ये संख्या हमारी 11 से विभाजित है। बाकी चेक करिए इसका, तो 5 और 2 7 और 1 8, और 2 और 3 5, 8 और 5 का अंतर 0 नहीं होगा, तो ये हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे इसको चेक करिए, 5 और 4 9 और 1 10, और 6 और 2 8, 8 और 10 का अंतर 0 नहीं होता है, तो ये भी नहीं कटेगी 11 से। इसको चेक करते हैं, 7 और 2 9, 9 और 1 10, और 6 और 5 11, 11 10 का अंतर 0 नहीं होगा, तो ये भी हमारे 11 से विभाजित नहीं होगी। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 11 से विभाजित हो रहा है। जब 11 से विभाजित हो रहा है एक ही ऑप्शन, तो 7 से विभाजित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 7 में ये तीनों आपके नहीं, 11 में ये तीनों नहीं कट रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, A/B बराबर C/D बराबर 5 है। तो इसको 5 को हम अपनी सुविधा के लिए 5/1 भी देख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि 3A + 4C बटे में 3B + 4D किसके बराबर होगा। जब A/B और बराबर है C/D बराबर है 5/1, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू आपको 5 मिलेगी और B की वैल्यू 1 मिलेगी, C की वैल्यू 5 मिलेगी और D की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। जो वैल्यू निकल के आई है वो आप इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 गुणा A की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 5, प्लस 4 गुणा C की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 5, बटे में 3 गुणा B की वैल्यू 1 आई थी, प्लस 4 गुणा D की वैल्यू 1 आई थी। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पंजे 15 और बचा 25, 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 15 प्लस 20 हो जाएगा 35। नीचे आएगा 3 और 4 7, 7 का 35 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका 5। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यदि x + 1/x बराबर 6 है तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि x + 1/x की वैल्यू यदि मान लीजिए a के बराबर दे रखी है, तो जो x² प्लस के 1/x² होता है वो किसके बराबर होता है, a² - के 2 के बराबर, ठीक है।
यदि इस तरह का यदि क्वेश्चन दे रखा आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करना होता है, इसका वर्ग कर दीजिए, उसमें से 2 घटा दीजिए। तो यदि इसका वर्ग करें, x प्लस 1/x की वैल्यू 6 दे रखी है, तो आप यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 6 का वर्ग माइनस के 2, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिल गई 34। अब इसका वर्ग करने पे ये मिल जाएगा, तो ये वैल्यू से ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है 34, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴ की जो वैल्यू होगी वो किसका होगा, 34 का वर्ग माइनस के 2, 34 का वर्ग माइनस के 2, तो 34 का वर्ग कितना होता है 1156, माइनस के 2 कर देंगे कितना आएगा 1154, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 11 संख्या का औसत 63 है। 11 संख्या का जो औसत है वो कितना है, 63 है। पहली 6 का औसत कितना है, 60 है, और अंतिम 6 का औसत कितना है, तो वो है आपका 65। ठीक है, ये कंडीशन कब बनेगी, जब जैसे मान लीजिए 1 से लेके कोई संख्या 11 तक लिखी हुई है, उसमें 1 2 3 4 5 6 और फिर आगे बीच में संख्या है इस तरह से। पहली 6 का औसत दे रखा है 60 और अंतिम 6 का औसत दे रखा है 65, तो जो बीच वाली संख्या है वो आपके दोनों में काउंट हो रही है। ठीक है, तभी आपका ये इस तरह का क्वेश्चन संभव हो पाएगा। अब देखिए, अब पूरी संख्याएं जो 11 हैं उनका औसत दे रखा है 63 और पहली 6 का दे रखा है 60, तो औसत में कितनी कमी आई, आप कहेंगे औसत में 3 की कमी आ रही है। पहली 6 संख्याओं पे औसत में कितनी कमी आ रही है, 3 की कमी आ रही है। तो योग में कितनी कमी आएगी, औसत में 3 की कमी है, तो 6 संख्याओं पे कितनी कमी आएगी, 1 पर 3 की कमी है, तो 6 पर कितनी कमी हो जाएगी, 18 की कमी हो जाएगी, 6 3 18। ठीक है, ऐसे ही जो पहली सभी 11 संख्या औसत 63 है और अंतिम जो 6 हैं उनका औसत कितना है 65 है, तो औसत में कितनी वृद्धि हुई है, आप कहेंगे 2 की वृद्धि हुई है। 63 से 65 हो रहा है तो औसत में 2 की वृद्धि हो रही है। जब औसत में 2 की वृद्धि है तो योग में कितनी वृद्धि होगी, तो 6 संख्याओं पर कितनी वृद्धि हो जाएगी, 6 संख्या पर 12 की वृद्धि हो जाएगी। ओवरऑल अंतर कितना पड़ा, दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, तो 18 और 12 का अंतर आएगा माइनस के 6, यानी माइनस के 6 की कमी अभी भी रह गई आपकी। ठीक है, तो जो छठी संख्या होगी जो दोनों में कॉमन आ रही थी वो संख्या कितनी होगी, उस संख्या को 63 होना चाहिए था सभी के औसत के बराबर, लेकिन 6 की कमी करनी पड़ेगी, तो कितना जाएगा आपका 57, कितना हो जाएगा 57, ऑप्शन नंबर ए। जो डिफरेंस आए वही आपको घटा देना है, यदि आप प्लस आता तो आपको जोड़ देना होता था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 7वां, 3 श्रेणी के कर्मचारी ए बी और सी 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे क्रमशः 5%, 10% या 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरियों का नया अनुपात क्या होगा। देखिए 3 कर्मचारी आपके ए बी सी हैं, ए बी और सी, इनका जो वेतन मिल रहा है शुरू में मजदूरी मिल रही है वो 1:2:3 के अनुपात में मिल रही है, 1:2:3 के अनुपात में मिल रही है। तो इसको हम अपनी सुविधा के लिए 100, 200 और 300 मान सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब भी अनुपात कितना है, 1:2:3 है। अब इनकी वेतन में कितनी वृद्धि हुई है, 5%, 10% और 15% की। तो जो ए है उसका नया वेतन कितना हो जाएगा, 100 का 105%, क्योंकि 5% की वृद्धि हो रही है। और जो बी है उसका नया वेतन कितना हो जाएगा, 200 का 110%। और सी है उसका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 300 का 115%। ठीक है, तीनों का रेशियो चाहिए था, तो रेशियो निकाल दीजिए। अब 100 से 100 खत्म हो जाएगा तीनों में, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से काटिए 21 बार, और 5 से काटिए 22 बार, 5 से काटिए 23 बार, 22 दूनी 44, 23 तिया 69। तीनों का जो वेतन वृद्धि का अनुपात होगा वो कितना होगा, 21, 44 और 69 का। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 रुपये का निवेश किया है। ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपये अधिक निवेश किए और बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक निवेश किए। अजित कुल लाभ 31,800 में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए 3 व्यक्ति हैं आपके ए बी और सी। यदि हम सी का हिस्सा एक्स मान लें, यानी सी ने मान लेते हैं एक्स रुपये निवेश किए, तो बी ने कितने निवेश किए होंगे, सी से कितना 6,000 रुपये अधिक, यानी कि एक्स प्लस 6,000 रुपये। और ए ने कितने निवेश किए, बी से 5,000 रुपये अधिक, यानी कि ए ने किए होंगे एक्स प्लस 6,000 में 5,000 जोड़ देंगे तो 11,000 रुपये। यानी ए ने इतना निवेश किया, बी ने इतना और सी ने इतना निवेश किया। कुल मिला के तीनों ने निवेश कितना किया है, 53,000 रुपये। तो यहाँ से हम एक्स के वो निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तीनों का जो कुल मिला के हिस्सा है वो कितना है, वो है आपका 53,000 रुपये, बराबर 53,000 कर दीजिए। तो 6 और 11 17, 17 घटा देंगे 53 में से 36 हो जाएगा।
एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा, 3x प्लस के 17,000 बराबर 53,000। 3x की वैल्यू 17,000 माइनस कर देंगे 36,000 हो जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से आपको 12,000 मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 12,000 हो जाएगी तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 अच्छा 18,000। c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 और 11 23,000। यानी ए ने इतना निवेश किया, बी ने 18,000 और सी ने 12,000 निवेश किया। तो इनको जो लाभ बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, इतने इतने के अनुपात में बटेगा। यानी इनके निवेश के अनुपात में लाभ बटता है, तो लाभ जो बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, तो इनका अनुपात होगा 23,000 अनुपात 18,000 अनुपात 12,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी कि लाभ जो बटेगा 23, 18 और 12 के अनुपात में बटेगा। यानी कुल मिलाकर लाभ इनका कितना हो जाएगा 23 और 18 41 और 12 53। कुल लाभ जो होगा वो 53 यूनिट का लाभ होगा, लेकिन एक्चुअल में जो इनका कुल लाभ है कितना 31,800 है। कितना है 31,800। 53 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 31,800 रुपये है। पूछा किसका था, किसका हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा 18 यूनिट, सॉरी 23 यूनिट। 23 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 53 यूनिट की वैल्यू 31,800, 23 की वैल्यू हो जाएगी 31,800 में 53 का भाग कर दीजिए और 23 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 53 से कटेगा आपका ये 6 बार यानी 600 हो जाएगा, 600 इंटू 23 हो जाएगा 138 यानी कि 13,800। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ए, बी और सी ने मिलकर एक चारागाह 888 रुपये में किराए पर लिया है। चारागाह में ए की 20 भेड़ें 2.5 माह के लिए हैं, बी की 30 भेड़ें 4 माह के लिए और सी की 36 भेड़ें 3.5 माह के लिए चरी। अपने हिस्से का सी को कितना किराया देना पड़ेगा। देखिए, किराया जो बटेगा वो उसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में उन्होंने उसको चारागाह को यूज किया है। तो ए, बी और सी इन्हें किया है। ए की जो 20 भेड़ें थी कितने महीने के लिए रही थी, तो 2.5 महीने के लिए 2.5। ठीक है, बी की कितनी भेड़ें थी, 30 भेड़ें थी, कितने महीने के लिए रही थी, 4 महीने के लिए। और सी की 36 भेड़ें थी, कितने महीने रही, 3.5 महीने के लिए। यानी इनको जो किराया देना पड़ेगा वो इस अनुपात में देना पड़ेगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करिए तो देखिए 25 2.5 गुणा 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और 30 गुणा 120 हो जाएगा ये आपका। और इधर देखेंगे तो 36 से 108 और 18 126 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात आपका निकल गया है। 2 से काट सकते हैं इसको आप 25, 2 से 60 और 2 से 63। इनको जो किराया देना पड़ेगा वो इस अनुपात में देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर कितना किराया देना पड़ेगा 2560 85 और 63 कितना होता है, तो 163 और 148 कितना है 148 यूनिट आपको किराया देना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में किराया है कितना, तो आप कहेंगे 888 है। पूछा किसका हिस्सा था, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है 63 यूनिट। 63 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 888 बटे में 148 गुणा 63। ठीक है, देखिए 37 से 888 कटेगा, कितनी बार, इतने अंकों का योग होगा 8 या 24 यानी 24 बार कटेगा। 37 से कटता है 4 बार, 4 से कटेगा आपका 6 बार। 6 इंटू 63 कितना जाएगा 36 18 6 36 और 1 37 378 रुपये किराया बनेगा किसका, सी का। 378 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा आप। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है। एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है, इसके बाद भी 10% का लाभ कमाता है। यदि इसे 470 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पता होना चाहिए सीपी यानी कि अंकित मूल्य और एमपी यानी कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एमपी मतलब कि अंकित मूल्य। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो सीपी अपॉन एमपी बराबर होता है 100 माइनस के छूट परसेंटेज यानी डिस्काउंट परसेंटेज बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ परसेंटेज। ये संबंध बनता है सीपी और एमपी का। सीपी क्रय मूल्य होता है, एमपी आपका अंकित मूल्य होता है। सीपी आपको दे नहीं रखा, अंकित मूल्य आपको दे रखा है। तो देखिए सीपी हमें निकालना है तो हम उसको हम एक्स मान लेते हैं। एमपी दे रखा है 550 और 100 माइनस के डिस्काउंट यानी छूट कितनी दे रखी है 20% की, और लाभ कितने परसेंट का दे रखा है, तो आपको 10% का लाभ दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स बटे 550 बराबर 80 बटे में 110। ठीक है, 110 से 550 5 बार कटेगा, 5 इंटू 80 हो जाएगा 400। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल के आ गया 400 रुपये निकल के आ गया। अब कह रहा है 400 वाली चीज़ को कितने बेच रहा है 470 में बेचा है, कितने का लाभ होगा। देखिए 400 वाली चीज़ को 470 में बेचेगा, कितने का लाभ पे बेचेगा, तो 70 रुपये के लाभ पे बेच रहा है।
कितने परसेंट का लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर आपको पता ही है क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने का हो रहा है 70 का, क्रय मूल्य आपका 400 है, 100 से गुणा कर दीजिए। 4 से 70 कटेगा, कितने में कटेगा 17.5 बार, 17.5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा। 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया है। 3 वर्ष के बाद में मिश्रण ज्ञात कीजिए। इसका एक तरीका तो ये है, 3 साल के लिए इसका ब्याज निकाल लीजिए पहले, फिर उसको मूलधन में जोड़ दीजिए, आपको मिश्रण मिल जाएगा। या फिर इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज 16% है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 16 3 48%, क्योंकि साधारण ब्याज केस में आपको समान ब्याज मिलता है हर साल। 1 साल में 16% ब्याज मिल रहा है, 3 साल में 48% ब्याज मिल जाएगा। तो यदि मूलधन 100 था, 100% मूलधन है, तो 48% ब्याज मिल जाएगा, यानी मिश्रण कितना हो जाएगा, 148% आपका मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। तो आपको 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्चुअल में, 100% की वैल्यू दे रखी है आपको 3500 रुपये। तो 148% वैल्यू आपको चाहिए, कितनी जाएगी 3500 बटे में 100 गुणा 148%। ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 करता हूँ। 135 गुणा 148 करेंगे तो कितना होगा, दिया जाएगा 280, 28 और 40, 40 और 28 168, हासिल के 16, 35 35 और 16 51, 51 80। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। चाहे तो आप पहले ब्याज निकाल लीजिए इस पर 3 साल के लिए, उसको जोड़ दीजिए 3500 में, तब भी आंसर आ जाएगा। और 3 साल का 48% ब्याज बनेगा, तो 100% प्लस 48% 148% हो जाएगा, तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा। 2500 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8100 हो जाती है, तो 4 साल में कितनी हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि उसमें समान समय में समान गुना वृद्धि होती है। चक्रवृद्धि ब्याज में समान समय में समान गुना वृद्धि होती है, और साधारण ब्याज में क्या होता है, समान समय में समान वृद्धि होती है। ठीक है। तो देखिएगा 2500 वाली जो राशि है वो 2 साल में कितनी हो रही है, तो 2 साल में 8100 हो रही है। कितने समय में, 2 साल में। समय कितना है, 2 साल का, 2 ईयर का समय दे रखा है। आपसे पूछा है अगले 2 साल में कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो केस होता है उसमें क्या होता है, समान समय में समान गुना वृद्धि होती है। तो आपको ये देखना है कि इन 2 सालों में ये कितने गुनी वृद्धि हो गई है। तो कितने गुना वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो 8100 हो गई है, कितने से, 2500 से। कितने गुना वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे 81 बटे 25 गुना वृद्धि हो गई। कितनी, 81 बटे 25 गुना वृद्धि हो गई है। 2500 से 81 हो रही है, इसका मतलब वृद्धि कितने गुना हुई है, तो 81 बटे 25 गुना वृद्धि हो रही है। तो अगले साल में भी कितनी गुना वृद्धि होगी, 81 बटे 25 गुना वृद्धि ही होगी। यानी समान समय में समान गुना वृद्धि होती है, समान समय में समान गुना वृद्धि होती है। तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 8100 का कितने गुना निकालना है, 8100 का 81 बटे में 25 गुना निकालना है आपको। निकाल दीजिए। देखिए 25 से कटेगा आपका ये 81, इसको ले सकते हैं 81 गुणा 100, यानी ये कटेगा आपका 4 गुणा 81, या फिर काट लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 25 से 75, कितना बचेंगे आपके 6, 25 दूनी 50, 10 बचेंगे, 25 चौका 100, 324 बार कटेगा आपका। तो कितना जाएगा, 324 गुणा 41, 324 गुणा 41 करेंगे, आपका जाएगा 26,244। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। कुल मिला के ये देखना था आपको 2 साल में कितने गुना वृद्धि हुई है, तो उतनी ही गुना वृद्धि आपकी अगली 2 साल में होगी, समान समय में समान गुना वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। ये किसी कार्य को अगले 10 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है कितने दिन में, ए कर सकता है 10 दिन में, और ए प्लस बी कर सकते हैं इसको 20 बटे 3 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं 40 बटे 7 दिन में। पूछा कि बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो 10, 20 बटे 3 और 40 बटे 7 का एलसीएम कितना आएगा, तो इनके समय का एलसीएम आएगा 40 यूनिट। कितना आएगा, 40 यूनिट इनका एलसीएम आएगा। तो ए 10 दिन में पूरा 40 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 40 बटे 10 यानी कि 4 यूनिट काम कर रहा होगा। ऐसे ए प्लस बी 20 बटे 3 दिन में 40 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 40 में 20 बटे 3 का भाग कर देंगे, कितना आएगा, 6 यूनिट का काम आएगा। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी 3 होगा, एक दिन का काम कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 7 यूनिट काम निकल के आएगा। ठीक है। यानी ए के अकेला एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट, ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम कितना है, 6 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम कितना है, 7 यूनिट। यदि मैं यहाँ से आपसे ये पूछूं कि ए का अकेले एक दिन का काम 4 यूनिट है और ए प्लस बी दोनों का 6 यूनिट है, तो अकेले बी का काम कितना होगा एक दिन का, 6 - 4 यानी कि 2 यूनिट,
2 यूनिट काम होगा, यानी बी जो एक दिन में काम कर रहा है कितना कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। ऐसे ही हमें सी का निकालना चाहें तो ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम 6 यूनिट है और तीनों का एक दिन का काम 7 यूनिट है। इसका मतलब जो सी अकेला है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो सी का एक दिन का काम कितना जाएगा, 7 माइनस के 6 यानी कि 1 यूनिट काम हो जाएगा। यानी कि बी प्लस सी का एक दिन का जो काम होगा वो कितना होगा, 3 यूनिट काम हो जाएगा। बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो पूरे काम करने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, पूरा काम है आपका 40 यूनिट का, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट, तो कुल समय कितना लग जाएगा, 40/3 दिन। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये आपसे पूछा था बी और सी का, बी और सी का कितना समय लगेगा, 40/3 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और अगले 120 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। यात्रा की औसत गति बताइए। देखिए, जब समान दूरी को ही अलग अलग चाल से तय करेगा तो औसत गति कैसे निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस बाई। एक्स क्या है, पहली स्पीड, और बाई क्या है, दूसरी स्पीड। तो 2 गुणा पहली स्पीड है आपकी 60 की, दूसरी स्पीड है आपकी 80 की, बटे में दोनों का जोड़ यानी 140। सॉल्व करिए इसको, 2 0 से 2 0 सॉरी 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से कटेगा 7 बार, 8 6 48 यानी कि 480 बटे में 7 करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 68.5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हुआ जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। d1 d2 क्या है, उसके विकर्ण है, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा उसका क्षेत्रफल होता है। देखिए, एक विकर्ण आपको दे रखा है, दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए समचतुर्भुज की एक खासियत और होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे समकोण पे काटते हैं और इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। इसकी प्रत्येक भुजा दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। यदि ये 20 है और इसका एक विकर्ण कितना है, 12 है, सॉरी एक विकर्ण कितना है, 24 है, तो विकर्ण का आधा है। इसके जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के वो एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, और ये एक दूसरे को समकोण पे भी काटते हैं। यदि पूरा विकर्ण 24 है तो इसका आधा विकर्ण कितना हो जाएगा, इसको, तो ये विकर्ण हो जाएगा आपका 12। ठीक है, ये भी 12 हो जाएगा। अब ये 12 है, ये 20 है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी, तो समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 20 है और एक भुजा यानी लंब 12 है तो आधा कितना होगा, तो आधा हो जाएगा आपका 16। ठीक है, आपने टेबलेट पढ़ा भी होगा, टेबलेट होता है 3 4 5 का, 3 4 5, यानी समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 5 है तो उनमें से आधार में या फिर लंब में से एक भुजा 3 है तो दूसरी भुजा कितनी होगी, 4 होगी। अब इस ट्रिपलेट में आप किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे वो भी आपका ट्रिपलेट ही निकल के आएगा। इसमें कितने से गुणा किया, इसने 3 से गुणा किया, सॉरी कितने से गुणा किया इसने, 4 से। 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 3 12, 4 चक 16 और 4 पंजे 20। यानी यदि कर्ण आपका 20 है और एक भुजा आपकी 12 है तो दूसरी कितनी बचेगी, तो 16 बचेगी। उसी चीज़ का मैंने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, वैसे आप निकाल भी सकते थे इसको, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकालेंगे तब आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बाकी आपको पता होना चाहिए। ये कितना आएगा, 16 निकल के आएगा। तो ये भुजा कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की 16 होगी, यहाँ से यहाँ तक की भुजा 16 है तो ये पूरा विकर्ण कितने का हो जाएगा, 16 दूनी 32 का हो जाएगा। यानी एक विकर्ण आपको मिल गया 24 का और एक विकर्ण मिल गया आपको 32 का। हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 32 गुणा 24। 2 से काटेंगे 16 का कटेगा, 16 गुणा 24 हो जाएगा, 16 चौका 64 और 16 दूनी 32 और 6 38, 384 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप दे रखा है 88 सेंटीमीटर। यदि शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई शंकु मान लीजिए इस तरह से, इसके आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आधार का परिमाप दे रखा है कितना, 88 सेंटीमीटर। चूँकि इसका आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। आर क्या है, इसकी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी आर होती है, जो कि दे रखी है आपको 88 के बराबर। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुणा आर बराबर 88। तो 22 दूनी 44, 44 से कटेगा 88 2 बार और 7 दूनी 14। तो यहाँ से आपको त्रिज्या मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। क्या होता है, πr/l।
देखिए वक्र सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। एल क्या होता है, शंकु में तिर्यक ऊंचाई होती है। एल क्या होता है, शंकु में तिर्यक ऊंचाई होती है। जैसे यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, और ये आपकी ऊंचाई होती है, और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। ये होती है आपकी एल। आपको पता है कि त्रिज्या और जो ऊंचाई के बीच का जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा आपका इस तरह से, जिसमें आपको आर दे रखी है 14, ऊंचाई दे रखी है आपको 48। तो ये दूरी कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पे भी आपको एक टेम्पलेट याद रखना चाहिए, वो कितना होता है 7, 24, 25। 7, 24, 25। इसमें इसने कितने से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 48, तो ये कितना हो जाएगा 50। ये 14 है, 48 है, तो कितना होगा 50 होगा। नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल भी सकते हैं। एल की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, 50 निकल के आई, ठीक है। बाकी पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए था हमें, पाई आर एल होता है, तो पाई की वैल्यू रखती है 22/7, आर आपका 14 है, और एल कितना निकल के आया आपका 50 निकल के आया। 2 से काटिए, सॉरी 7 से काटिए 2 बार, 50 दूनी 100, 100 × 22 कितना हो जाएगा 2200। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 2200 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए। 20%, 15% या 10%, फिर 25%, 12% या फिर 8%। आपको बोला है कि निम्न में कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर, खरीदार मतलब ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए कौन सी छूट बेहतर होगी, जिसमें छूट आपको अधिकतम मिलेगी, जिसमें कस्टमर को अधिकतम छूट मिलेगी, वो उसके लिए बेहतर होगी। और यदि हम उसके नज़रिए से देखें, सेलर के नज़रिए से, दुकानदार के नज़रिए से देखेंगे, तो जिसमें छूट कम से कम मिलेगी वो उसके लिए बेहतर होगी। लेकिन आपसे पूछा किसके नज़रिए से है, तो खरीदार के नज़रिए से पूछा है, यानी जिसमें छूट अधिकतम मिलेगी वो उसके लिए बेहतर होगी। अब देखिए दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों ऑप्शन में देखा जाए तो 20, 15 और 10, 20, 15 और 10, दोनों का तीनों का योग कितना बैठेगा 45 बैठेगा। और यहाँ पे तीनों का योग करेंगे तो 15, 12, 27, सॉरी 37, 8, 45। यहाँ पे भी तीनों छूटों का योग बैठ रहा है 45, ऊपर वाले ऑप्शन में भी आपको 45 बैठ रहा है। जब दोनों ही छूटों में, दोनों ही केसों में जो छूटों का योग है, यानी टोटल जो बैठे वो समान बैठे, तो उसमें जो कस्टमर के हिसाब से सबसे बढ़िया छूट रहेगी वो कौन सी रहेगी, जिसमें पहली वैल्यू अधिकतम होगी। जिसमें पहली वैल्यू अधिकतम होगी वो उसके लिए, कस्टमर के लिए सबसे बेहतर होगी। 20 और 25 में कौन सा अधिकतम है, तो आप कहेंगे 25% अधिकतम है, ठीक है। आपको ये ट्रिक कब लगानी है, जब दोनों का योग क्या हो, समान हो। दोनों का योग समान होगा तो जो वैल्यू बड़ी होगी वही उसमें अधिकतम क्या मिलेगी, आपको छूट मिलेगी। तो दोनों में अधिकतम वैल्यू कौन सी है, 25 है, ठीक है। दोनों में अधिकतम वैल्यू कौन सी है, 25। आपको पहली छूट देखनी है, बात की नहीं, पहली वाली देखनी है। पहली छूट जिसमें अधिकतम मिलेगी वही छूट आपकी फाइनल में अधिकतम रहेगी। तो इसमें अधिकतम छूट खरीदार के लिए कौन सी रहेगी, 25% वाली, यानी ऑप्शन नंबर बी वाली, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप करिए, ठीक है। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है आपको इसका आंसर क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा। नेक्स्ट देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से कट जाए। कोई भी संख्या 9 से कब विभाजित होती है, जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तब संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या के अंकों का योग कितना है, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 13 और 9 22। 22 में हम क्या जोड़ रहे हैं कि वो संख्या हमारी 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे 22 में आप न्यूनतम क्या जोड़ सकते हो, न्यूनतम आप इसमें 5 जोड़ सकते हो। कितना जोड़ सकते हो, 5, जिससे कि कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। एक्स पर कितना रखोगे आप, 5 रखोगे, जिससे कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। 27 आपकी 9 से कट जाएगी। आपसे यही पूछा कि वो इसमें कौन संख्या जोड़ दी जाए, तो इसमें इसमें कितना जोड़ा जाए, इसमें 5 जोड़ा जाए, जिससे कि संख्या जिससे कि इसके अंकों का योग 27 बन जाएगा और संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि अग्नि का संबंध जलाना से है, तो इनमें आपस में क्या संबंध बनेगा, आपको बताना। उसी टाइप का ऑप्शन ढूंढना जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अग्नि का संबंध जलाना से है तो पानी का संबंध पीना से होगा, लकड़ी का संबंध पेड़ से, बर्फ का संबंध जमाना से, और फूल का संबंध गुलाब से। अग्नि का काम क्या होता है, जलाने का काम होता है, और बर्फ का काम क्या होता है, जमाने का काम होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति के बारे में जीवनी लिखी जाती है, यानी जीवनी जो होती है वो उसके व्यक्ति के बारे में जानकारी देती है। तो उसी तरह से इसमें संबंध ढूंढिए क्या होता है, विश्वकोश, राष्ट्र, इतिहास, स्थान, अर्थव्यवस्था, देश, संविधान। तो व्यक्ति के बारे में जानकारी किससे मिलती है, उसकी जीवनी से या फिर आत्मकथा से। तो राष्ट्र के बारे में जानकारी किससे मिलती है, उसके इतिहास से। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डी का संबंध 10 से है,
तो एच आई का संबंध किससे होगा? डी का नंबर होता है 4, ई का संबंध होता है 5, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऐसे एच का संबंध होता है 8 से, आई का 9, 8 9 72, 72 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, डेंजरस को इस तरह से लिखा गया है, तो इस संख्या को किस तरीके से लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए डेंजरस और इसमें क्या संबंध बना है, तो इसको उल्टा करके लिखा गया है। डेंजरस को उल्टा करके लिखा गया है, इस तरह से डेंजरस लिखा गया है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका डॉटर। क्या बनेगा? डॉटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विषम शब्द को चुनना है आपको, इन चारों में विषम वाले को चुनना है। गाड़ी, वाहन, आलू, सब्जी, फल, अंगूर, वर्ग, आकृति। देखिए गाड़ी क्या है? एक तरह का वाहन होता है, आलू एक तरह का सब्जी होती है, वर्ग एक तरह की आकृति होती है, लेकिन फल एक तरह का अंगूर नहीं होता, जबकि अंगूर एक तरह का फल होता है। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि अंगूर पहले आता, फल बाद में आता तो आपका सही हो जाता, लेकिन फल आपको पहले दे रखा है, अंगूर आपको बाद में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्या है, यहाँ पे वस्तुएं पहले दे रखी हैं, उनका प्रकार बाद में दे रखा है, वस्तु पहले, उनका प्रकार बाद में। और इस बारे में क्या कर दिया? इसमें उल्टा कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, HPA FMZ DJ/BGX, आगे क्या आएगा? देखिए क्या रिलेशन बनना है इसमें, H -2 करेंगे F आएगा, फिर -2 D, फिर -2 B, फिर B में से -2 करेंगे कितना आएगा? Z आएगा। शुरुआत किससे होगी? Z से होगी। ये दोनों ऑप्शन आपके रहने होंगे। फिर देखिए A में से 1 माइनस करेंगे, Z आया, फिर -1 बाई, फिर -1 X, और फिर -1 करेंगे तो कितना आएगा? तीसरे स्थान पर X में से 1 हटा देंगे कितना आएगा? W। W किस में दे रखा है आपको? W दे रखा है पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीच वाला मैंने चेक नहीं किया, मैंने लास्ट वाला चेक कर लिया। तो 26 देखिएगा, A/4, D/9, H/15, M/22। क्वेश्चन मार्क बताइए। तो ऊपर वाली अलग सीरीज है, नीचे वाली अलग सीरीज चल रही है। ए के बाद में D आया है, प्लस के 3 हुआ होगा, D से H प्लस के 4 है, H से M प्लस के 5 है, M से कितना करना पड़ेगा? प्लस के 6 करना पड़ेगा। M + 6 कितना होता है? S होता है। तो ऊपर कितना आएगा? S आएगा। ऊपर कितना आएगा? S आएगा, जो कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे भी रखा है। बाकी का नीचे वाली सीरीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, अनीता 20 किलोमीटर उत्तर को चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलती है। देखिए मैं जो डायरेक्शन बनाऊंगा वो इस तरह से बना रहा हूँ कि ये दिशा आपकी पूरब होगी, ये पश्चिम होगी, ये उत्तर होगी, वही आपकी दक्षिण होगी। मान लो यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। अनीता 20 किलोमीटर उत्तर को चलती है। कितना चलती है? 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। फिर कह रही है कि फिर दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ेगी कितना चलेगी? 30 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर कितना चलती है? 35 किलोमीटर। 35 चलेगी तो 20 तो यहाँ तक चल जाएगी, इसकी लाइन तक कितना और चल जाएगी? 15। 20 यहाँ तक, 15 आगे तक। ठीक है, फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ी और 15 किलोमीटर चली। बाएं मुड़ी कितना चली? 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह एक बार बाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 15 किलोमीटर और चल जाती है। कितना चल जाती है? बाएं मुड़ेगी तो 15 किलोमीटर और चल जाएगी। अब यहाँ पे पहुँच गई। पूछा है कि वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी है। प्रारंभिक स्थान कौन सा था? ये वाला। यहाँ से यहाँ तक दूरी 15 थी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है? 15 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है, ये वाली। तो ये दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस दूरी बराबर होगी 30, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस दूरी बराबर होगी 15। 30 + 15 कितना हो जाएगा? 45। 45 किलोमीटर दूर होगी। और किस दिशा में होगी? ये दिशा कौन सी होगी? ये दिशा आपकी पूरब होती है। कौन सी होती है? पूरब। तो 45 किलोमीटर की दूरी होगी और किस दिशा में होगी? पूरब दिशा में होगी। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 28 देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है? उपसंहार, अध्याय, विषय सूची, आमुख और आवरण। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? आवरण आएगा, यानी मेन पृष्ठ सबसे पहले आएगा। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? दूसरे नंबर पर आता है आपका, फिर आपका लिस्ट बनी होगी, विषय सूची की लिस्ट बनेगी। कोई भी किताब खोलोगे तो सबसे पहले आपका फ्रंट पेज आएगा, फिर उसके बाद में आपकी सूची बनी होगी, फिर उसके बाद में आपका आता है आमुख। ठीक है, यानी कि वो जो लिखा रहता है उसके बारे में, कोई राइटर जो होता है वो लिखता है, वो चीज़ होती है। और फिर आएगा आपका अध्याय, और फिर आपका लास्ट में आता है उपसंहार। लास्ट में आपका उपसंहार लिखा होता है, तो इसका क्रम क्या बन जाएगा आपका? 5 3 4 2 1। 5 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए,
कथन और निष्कर्ष। सभी स्टेनोग्राफर सुस्त हैं। सभी स्टेनोग्राफर क्या है? सभी स्टेनोग्राफर क्या है? सुस्त हैं। ठीक है, ये कौला स्टेनोग्राफर का हो गया और ये कौला हो जाएगा आपका सुस्त का। फिर कह रहा है कुछ आदमी स्टेनोग्राफर हैं। कुछ आदमी क्या है? स्टेनोग्राफर है। कुछ आदमी, ये आदमी का हो जाएगा। पूछा क्या है? सभी सुस्त लोग आदमी हैं, तो सभी सुस्त लोग आदमी नहीं है। फिर कह रहा है कुछ आदमी सुस्त हैं, कुछ आदमी सुस्त हैं, तो बिल्कुल है। इन दूसरा इसका साफ का निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में 14, 16, 34, 104 और 418 आगे क्या आएगा? तो इसमें क्या लॉजिक लगाया गया? 14 से 16 कैसे बनेगा? 14 गुणा 1 प्लस के 2, यानी क्या किया गया? 14 गुणा 1 प्लस के 2 कितना हो जाएगा? 16। 16 से 34 कैसे बनेगा? 16 गुणा 2 प्लस के 2। ठीक है, ठीक। और 34 से 103 कितना, कैसे 104 कैसे बनेगा? 34 गुणा 3 प्लस के 2, यानी एक एक करके गुणा बढ़ता जा रहा है और लास्ट वाली संख्या आपकी समान है। तो यहाँ पे 1 गुना हुआ है, यहाँ 2 गुना, यहाँ 3 गुना, यहाँ 4 गुना, यहाँ पे कितना होगा? 5 गुना। यानी इसका 5 गुना कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 2090 प्लस के 2 2092। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 को आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, सिंपल सीरीज है, आप आज को आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 46, 127, 202 और 271 और 334 आगे क्या आएगा? देखिए 46 से 127 पे जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा? तो डिफरेंस आएगा आपका 81 का। ठीक है, कितने का आएगा? 81 का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, और 127 से 202 पे जाएंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा आपका? तो ये आपका 75 का डिफरेंस आएगा। कितने का आएगा? 75 का, यानी कि इसमें 75 प्लस हो रहे हैं। यहाँ पे 81 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 75 प्लस हो रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ पे जाने पे आपको 69 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितने प्लस हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं आपके 63 प्लस हो रहा है। तो आगे कितने प्लस होना चाहिए? तो आगे प्लस होगा आपका, देखिए इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 6 का। यहाँ डिफरेंस आपका 6 का है, तो आगे भी डिफरेंस 6 का होगा। तो 63 में से 6 माइनस करेंगे तो 57 प्लस होंगे आपके। तो 334 में 57 प्लस कर देंगे, कितना है? 391। 391 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। एक किसान अपना खेत तैयार कर रहा है, वह गैरेज से अपना ट्रैक्टर निकालता है और पूरब की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से मान लेते चलाता है वो, पूरब की ओर कितना चलता है? 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि वहाँ से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा, कितना चलेगा? 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर वो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 8 किलोमीटर। दाएं मुड़ेगा, कितना चलेगा? इस दिशा में चलेगा, कितना चलेगा? 8 किलोमीटर। तो 5 तो यहाँ तक चल जाएगा और 3 किलोमीटर और चल जाएगा। फिर कह रहा है कि जब उसका ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है तो फिर वो दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मुड़ेगा, कितना चलेगा? 10 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर होगी और 4 किलोमीटर और चलेगा। ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा। उसके वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच की दूरी बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये डिस्टेंस आपकी इस डिस्टेंस के बराबर होगी, जो कि आपकी 3 होगी, और ये आपकी 4 दे रखी है, तो ये कितनी बची? ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा 3, 4, 5। तो ये दूरी किसके बराबर होगी समकोण त्रिभुज में? यदि ये 3 है, ये 4 है, तो कितना होगा? कारण कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर किसके होता है? 5 के वर्ग के। पता भी होना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है। मान लो यहाँ से चलाते हैं, पश्चिम दिशा की ओर कितना चलेगा? 50 मीटर चलेगी। फिर वह बाएं मुड़ती है और कितना चलेगी? 90 किलोमीटर, सॉरी 90 मीटर। ठीक है, फिर से वो बाएं मुड़ती है, कितना चलेगी? 30 चलेगी। फिर से बाएं मुड़ेगी, कितना चलेगी? 30 चलेगी। यहाँ पहुँच जाएगी 30 चलेगी, तो क्योंकि ये पूरा 50 है तो यहाँ तक मान लेते हैं 30 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 120 चलते हैं। बाएं मुड़ी कितना चलेगी? 120 चलेगी। 120 चलेगी तो 90 तो ये हो गया और 30 आपका एक्स्ट्रा चल जाएगी। ठीक है, यहाँ बन जाएगी 30 चल गया एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। दाएं मुड़ती है क्या चलती है? 20 मीटर चलती है। ठीक है, यहाँ पहुँच गई, इसके जस्ट ऊपर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 थी, यहाँ से यहाँ तक की 50 में 30 ये हो गई, बची कितनी? 20 होगी, जो इसके ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, और वह अपने गंतव्य तक पहुँचती है। अब वह अपने घर से कितनी दूर है और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में?
यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए और ये दिशा पूछिए, दिशा कौन सी होगी। तो आपको पता है दिशा कौन सी होगी, जब ये पश्चिम दिशा में हम चले थे इस दिशा से की ओर, तो ये पश्चिम दिशा कौन सी होगी, उत्तर होगी। तो ये उत्तर दिशा में है उसका घर, और कितनी दूरी पर है, ये दूरी कितनी है, तो इस दूरी के बराबर होगी, 30 मीटर के बराबर होगी। यानी 30 मीटर किस दिशा में होगा, 30 मीटर उत्तर दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 35 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में जो शब्द चुनिए, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं वाला आपको ढूंढना है, ठीक है। तो देखिएगा, ग्रामोफोन आपको दिया हुआ है, गेम, नॉर्म, रैम और मूव, इनमें से कौन सा नहीं बन सकता है। तो जब आप गौर से देखोगे तो आपको बी आपको यहाँ पे दे रखा है, जबकि इसमें कहीं भी बी आपको नहीं दे रखा है। इसमें बी आपको कहीं भी नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको बी दे रखा है, तो ये आपका नहीं बन सकता। बाकी के आपके अक्षर इसमें बन जाएंगे, ठीक है। जब भी आपको इस तरह सवाल मिले तो आपको वो देखना है जो नहीं बन सकता, ठीक है। आपको एक एक करके चेक नहीं करना है कि ये बन सकता है नहीं बन सकता, नहीं बारे में आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर टी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, कथन और तर्क वाला। कथन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में अपनाया है। इससे पूरे विश्व में भारत की गौरवशाली परंपरा को बढ़ावा मिला है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है इस कथन से। देखिए, केवल 21 जून को ही योग का अभ्यास किया जाना जाता है, बिल्कुल गलत बात है। 21 जून के अलावा कभी भी कर सकते हो अभ्यास। तो दूसरा निष्कर्ष है, योग के अभ्यास करने के लिए अब अधिक लोग भारत आ रहे हैं। तो इस कथन के बारे में भी, यानी इस निष्कर्ष के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो ये भी हमारा निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ना पहला निकल रहा है, ना ही दूसरा निकल रहा है। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और तर्क वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष वाला, ठीक है। देखिए, कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है क्या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है इस कथन से। कह रहा है पहला, हाँ इसके कारण विशेष प्रजातियाँ विलुप्त हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाओगे तो बहुत सारी प्रजातियाँ हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि टोडा, एक आपका वो था टोडो था, पक्षी था, वो क्या हो गया, विलुप्त हो गया, ठीक है, जो कि मेडागास्कर में पाया जाता था, शिकार की वजह से ही विलुप्त हो गया। पहला निष्कर्ष आपका एकदम सही निकल रहा है। दूसरा, नहीं यह मांस का सस्ता स्रोत है, मांस के चक्कर में आप किसी को विलुप्त कर दोगे, ये तो आपकी बात गलत है। तो पहला निष्कर्ष निकल रहा है आपका, और पहला क्या मतलब, एक पहला किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, और ए ऑप्शन किस में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।